राइट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमने स्टार्ट करी थी यूनिट नंबर 5 और इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 में, प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे उनको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। उसके बाद आज का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। ये सिलेबस है जो अभी AKT ने जो सिलेबस को रिवाइज किया था, ये सिलेबस ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं लास्ट टाइम। तो देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि मेजरमेंट क्या होता है, हम मेजरमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 2 नंबर में आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे कि मेजरमेंट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक नंबर और एक यूनिट, है ना। तो डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कुछ टूल्स के बारे में, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। देन वी हैव सीन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, लाइक डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। देन हमने ये देखा था कि जो मेजरमेंट है हम उसको 3 कैटेगरी में 3 कैटेगरीज की होती हैं बेसिकली, प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड टर्सरी मेजरमेंट। तो हमने डायग्राम की हेल्प से इनको समझने का प्रयास किया था, ठीक है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था आपको कि ये जो टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 1 के अंदर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एकेटीव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है। बस आपको इतना ध्यान रखें वहां पे कि मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं। कई बार 2 नंबर में आपसे मेजरमेंट पूछ सकता है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एकेटीव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, मैं बताता हूं आपको कौन कौन से टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं कि एरर क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर, और ये एरर कितने टाइप्स की होती है। यहां से 10 मार्क्स में क्वेश्चन ऑलरेडी एकेटीव एग्जाम में आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस यहां से पूछा गया था आपसे और ये पूछा था आपसे 2 मार्क्स में। नेक्स्ट आपको कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन हम लोग पढ़ेंगे और कैलिब्रेशन आई थिंक मेरे को ध्यान नहीं आया है कि नहीं आया अभी तक, लेकिन 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देन प्रेशर मेजरमेंट की हम यहां पे बात करने वाले हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से हमको यूट्यूब मैनोमीटर और बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज पढ़ना है ना। तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की अगर हम बात करें तो ये भी 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है कि प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, एक्सप्लेन विद नीट स्केच। तो यहां से आप देख सकते हैं 10 और 10 20 और 2 22 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस यहां से मिले थे। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इस लेक्चर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, है ना। उम्मीद करते हैं 10-15 नंबर का आज के लेक्चर से आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर दे रहे हैं आज का लेक्चर। देखेंगे पहले यहां पर कि एरर का मतलब क्या होता है। कि भाई जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, आप किसी लेंथ को मेजर करें, डायमीटर को मेजर करें, टेम्परेचर को मेजर करें, प्रेशर को मेजर करें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो उसके अंदर एरर आती ही आती है। अब वो एरर कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन एरर कभी भी 0 नहीं हो सकती। अपने जीवन में एरर जो है ना एकदम कूट कूट के भरी हुई है, हर किसी के जीवन में, है ना। कोई एरर ज्यादा करता है, कोई एरर कम करता है। चलो तो यहां पर हम देखेंगे कि व्हाट इज एरर। देखो भाई, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल ले लें हम इसका। मान लीजिए ये पेन है और इस पेन की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं यहां पर जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मान लो एक बच्चा है और उस बच्चे को हमने बोला कि इसकी लेंथ जो है मेजर करो। मान लो उस बच्चे का नाम सागर है फॉर एग्जाम्पल। तो सागर ने इसकी लेंथ को मेजर किया। तो मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो सागर ने क्या किया? स्केल लिया और इस पेन की लेंथ को मेजर किया। पेन की जब लेंथ को मेजर किया तो उसको मेजर करने के बाद उसने बताया कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? वो है 5.9 सेंटीमीटर। कितनी है?
5.9 सेंटीमीटर, और इसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 6 सेंटीमीटर माइनस 5.9 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये 0.1 सेंटीमीटर। तो सागर नाम के बच्चे ने कितनी एरर करी, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज एरर? एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इसकी ट्रू वैल्यू 6 सेंटीमीटर, आपने मेजर किया, मेजर करने के बाद जो वैल्यू मिली दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कह सकते हो उसको, या फिर आप इंडिकेटेड वैल्यू कह सकते हो। तो यहां से जो आपको एरर मिली, कितनी, सागर ने कितनी एरर करी 0.1 सेंटीमीटर। अब आप सागर की मजाक मत बनाना, है ना। एरर, एरर देखिए कोई भी व्यक्ति एरर करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर मेजरमेंट कर रहा है इसका मतलब एरर तो आएगी ही आएगी। वो बात अलग है कि कोई ज्यादा एरर करेगा और कोई कम एरर करेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा जो मेजरमेंट ले रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है वो कितना स्किल्ड है उसके अंदर, वो कितनी स्किल, उसकी जो स्किल पावर है वो कितनी है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कैसी है। दूसरी चीज, मान लीजिए एक और बच्चा है, एक और बच्चा है, मान लीजिए उसका नाम कुछ भी मान सकते हैं, गुड्डू मान लीजिए, गुड्डू नाम का दूसरा बच्चा है। उसको बोला कि भाई सागर ने तो मेजरमेंट कर लिया कि सागर ने जो है इसकी लेंथ कितनी मेजर करी 5.9 सेंटीमीटर, जबकि इसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी 6 सेंटीमीटर। अब गुड्डू को बोला गया कि भाई तुम भी मेजर करो जरा, तो गुड्डू ने भी मेजर किया और गुड्डू ने इस पेन की लेंथ को मेजर करके बताया कि इसकी लेंथ है 6.01 सेंटीमीटर। तो दोनों का डिफरेंस ले लो। तो दोनों का जब डिफरेंस लिया, ट्रू वैल्यू 6 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू कितनी है गुड्डू की, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 6.01। अच्छा 6 में से जब 6.01 को माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस, कम में से ज्यादा घटा रहे हो ना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 0.01 सेंटीमीटर। तो गुड्डू ने भी क्या करा, एरर तो आएगी, कितनी आई है 0.1 सेंटीमीटर, जबकि सागर की एरर कितनी थी 0.1 सेंटीमीटर। तो गुड्डू ने एरर कम करी है, गुड्डू ने एरर क्या है, गुड्डू की एरर कम आई है। एक बात और जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे ध्यान देना कि भाई जो सागर की जो एरर आ रही थी वो प्लस में आ रही थी, बोलो ये सर नो पॉजिटिव, और जो गुड्डू की एरर आई वो कैसे आई नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि जो एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आती है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि जो ट्रू वैल्यू होती है और उसके बाद जब आप मेजर करते हो, मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है आपका एरर। और इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। मान लो अगर मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है, ट्रू वैल्यू से कम आ रही है तो पॉजिटिव एरर आएगी। अगर मान लीजिए इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आई है तो वैल्यू कैसी, एरर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, मेजर कर लिया हमने, मेजर करने के बाद जो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू है, अब ये ट्रू वैल्यू कहां से आई, ये ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू क्या होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो n नंबर ऑफ मेजरमेंट करो। मान लो आपने 10 बार उसको मेजर किया, मैंने क्या बोला, ये पेन है, मैंने अलग अलग 10 बच्चों से बोला कि आप लोग इसकी लेंथ को मेजर करो। सभी लोग 10 लोगों ने मेजर किया, है ना। पहले का मेजरमेंट मान लो m1 प्लस दूसरे का m2, इसी तरह से m10 तक जाएगा। 10 से आप डिवाइड करो, है ना, जितने भी मेजरमेंट आपने लिए उतने नंबर से उसको डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगी आपको, उसकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली आपने एवरेज लिया ना, 10 लोगों ने जो मेजर की थी वैल्यू, उसका आपने एवरेज निकाल लिया है। तो बेसिकली होता क्या है ट्रू वैल्यू, ये आपकी एवरेज वैल्यू होती है। क्या होती है, ये एवरेज वैल्यू होती है। तो जितनी बार, जितना ज्यादा आप मेजरमेंट लोगे उतना अच्छा एवरेज आएगा, उतनी ज्यादा अच्छी ट्रू वैल्यू होगी। नंबर ऑफ मेजरमेंट जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छी ट्रू वैल्यू आपको मिलेगी। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट। तो एरर आपको समझ में आ गया कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एरर। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नो मेजरमेंट कैन बी मेड विद परफेक्ट एक्यूरेसी, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं हो सकता है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एरर वास्तव में कितनी है, एरर कम है ज्यादा है, यह इंपॉर्टेंट है। एरर कभी भी 0 नहीं हो सकती, नेवर। ठीक है, चलो। स्टडी ऑफ एरर इज फर्स्ट। अब मान लीजिए अब आपको क्या करना है, एरर को मिनिमाइज करना है, एरर को कम करना है, एरर को रिड्यूस करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि भाई एरर के बारे में पता तो होना चाहिए। एरर कितने टाइप्स की होती है, एरर के जो सोर्सेस हैं वो क्या हो सकते हैं, किस वजह से एरर आ सकती है,
मेजरमेंट के अंदर, वो सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो वही चीज लिखा हुआ है, अ स्टडी ऑफ एरर इज अ फर्स्ट स्टेप, मतलब एरर की स्टडी करना वो एक फर्स्ट स्टेप है, इन फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस देम, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एरर के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, एरर को जीरो नहीं कर सकते। एरर में अराइज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग जो सोर्सेस होते हैं वहां से एरर जो है वो एनकाउंटर करती है, एंटर करती है ड्यूरिंग मेजरमेंट। अब कितने टाइप्स की एरर होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एरर in measurement. First one is gross error, then systematic error, then random error. अब ये जो systematic error होती है, it is further classified into three category. One is important, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो आपकी systematic error है ये further classification है इसका, that is instrumental error. Second one is observational error and the third one is environmental errors. तो यहां से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिला था लास्ट टाइम, और उसके पहले भी आई थिंक 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि एरर क्या होती है और एरर कितने टाइप्स की होती है, एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रॉस एरर क्या होती है, देन उसके बाद देखेंगे सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, और वन बाय वन इनको भी डिस्कस करेंगे, और रैंडम एरर की बात करेंगे। और जो क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है आपसे कि भाई सिस्टमैटिक एरर क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टेबल की फॉर्म में समझेंगे, ताकि आप अच्छे से चीजों को लिख पाएं और आपके जो मार्क्स हैं एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है ये फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें थ्योरी भी है, डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। यूनिट नंबर 5 में हालांकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और डेरिवेशंस नहीं है। अब इसके अंदर थ्योरी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, आपको इसमें डायग्राम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जब आप अपनी कॉपी लिखते हैं, चाहे वो आपकी सेशनल की कॉपी हो, पीयूटी हो, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट, या फिर आपका मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, इन सभी में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो कॉपी के अंदर जो आप लिखते हो, योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड बी लिटिल बिट गुड। आपका जो राइटिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी सी अगर अच्छी होंगी तो आपको थ्योरी में भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, है ना। चीजों को आप बॉक्स में लिखें, हेडिंग डालें, कम से कम 2 पेन का आप यूज करें, ब्लू एंड ब्लैक, और डायग्राम की प्रैक्टिस करें जबरदस्त। डायग्राम अगर आपका नीट एंड क्लीन है तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम यहां पर, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, ग्रॉस एरर की, है ना। देखो ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। तो पहले ग्रॉस एरर की हम यहां पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इट मेनली कवर्स ह्यूमन मिस्टेक्स, मतलब जो ग्रॉस एरर आती है वो किस वजह से आती है, जनरली ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से। भाई जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इंसानी तो मेजर करेंगे, यस और नो, तो गलती तो हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। पता लगा उसने जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दी थी वो रीडिंग को जो है ठीक से नोट नहीं किया है ना। मान लो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग कितना दिया, मान लो 1000 रीडिंग दी उसने, कोई भी कुछ भी हो सकता है 1000। अब रीड करते समय, है ना, रीड करते समय पता लगा उसने गलती से उसको 100 रीड कर लिया, 1 0 गायब कर दिया किसी बच्चे ने। गेटवे क्लासेस का तो नहीं हो सकता ऐसी गलती कर रहा है तो कोई बच्चा, है ना। चलो मजाक कर रहा हूं। तो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर आती है उसको हम ग्रॉस एरर में डाल सकते हैं। ग्रॉस एरर हो सकती है, वो ग्रॉस एरर होगी। मान लीजिए जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट ने डिस्प्ले किया, जो भी रीडिंग डिस्प्ले करी, आपने रिकॉर्ड करते समय उसको गलत रिकॉर्ड कर लिया। कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक कर दी, है ना। कैलकुलेशन करते टाइम आपने कोई फॉर्मूला लगाया, उसमें आपने जो वैल्यू पुट करी, पता लगा वो गलत वैल्यू पुट कर दी। अगर सही वैल्यू पुट कर दी तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, है ना। तो कैलकुलेशन की वजह से, डेटा को रिकॉर्ड करने की वजह से और डेटा को रीड करने की वजह से, यानी कि एक तरह से ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से जो एरर होगी, दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस एरर। अब इस एरर को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस करेंगे, 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप क्या करें, प्रॉपर तरीके से उसको रीड करें, अच्छे से रिकॉर्ड करें डेटा को, है ना, और जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली करें, तो आप ग्रॉस एरर को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आप जो है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को बार बार करें, मतलब आपके जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, फिर उसको आप एवरेज ले लो, है ना, तब भी क्या होगी, ये एरर कम हो जाएगी। जैसे आप लोग करते होंगे
है ना। जैसे आप अपनी लैब में जाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री वॉटेवर जो भी लैब है, वहां से रीडिंग आती है ना, आप ग्रुप में क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। तो एक ने रीडिंग ली, दूसरे की रीडिंग, तीसरे की रीडिंग, 5 रीडिंग, तो 5 स्टूडेंट्स अगर ग्रुप में हैं तो वो अपनी अपनी रीडिंग जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 रीडिंग आ गई, पांचों का आप एवरेज ले लो, तो परसेंटेज एरर क्या होगी, कम हो जाएगी। चलो, तो ये होगी हमारी बात किसकी, ग्रॉस एरर की। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिक एरर। और मैंने आपको बताया था जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो 3 टाइप की होती है ना, सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और एनवायरमेंटल एरर। तो हमने इसको 3 कैटेगरी यहां पर लिखी हुई है, ध्यान देना। सिस्टमेटिक एरर कैन बी बेटर अंडरस्टैंड इफ वी डिवाइड इनटू 3 सब ग्रुप्स। जैसे कि फर्स्ट वन क्या है आपका, दैट इज instrumental error. These errors are arise due to what? Due to inherent shortcoming in the instrument. भाई जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हो मेजरमेंट करने के लिए, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप मेजरमेंट ले रहे हो, पता लगा वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई दिक्कत है, इंस्ट्रूमेंट ही क्या है आपका, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, राइट। यानी कि उसका जो एपरेटस है वो ठीक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में ही कोई प्रॉब्लम है, जैसा और नो, तो वो जो एरर देगा उसको हम कहेंगे उसकी वजह से, मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका डिजाइन अच्छा नहीं है, एपरेटस उसका अच्छा नहीं है, फॉल्टी डिजाइन है, तो वो जो एरर आएगी वो क्या कहलाएगी आपकी, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। आगे है एनवायरमेंटल एरर। कौन सी एरर है, एनवायरमेंटल एरर। ये किस वजह से होगी, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, तो पता लगा टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गई। पता लगा जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हवा नहीं चल रही थी, एयर की वेलोसिटी काफी कम थी और अचानक से हवा चलने लग गई। तो उस वजह से जो एरर आ सकती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल एरर। एक है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर। दीज आर द एरर्स दैट आर अराइज ड्यू टू, ये किस वजह से आती है, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस। आप जिस एपरेटस का यूज कर रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो उसका एपरेटस आपने ठीक से उसकी सेटिंग नहीं करी, तो एरर आ सकती है, दैट विल बी नोन एज ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। आपने द मेजरमेंट एरर्स आल्सो इंक्लूड रॉन्ग रीडिंग्स ड्यू टू पैरेलैक्स एरर। चलिए, तो थियोरेटिकल है आपका बेसिकली पूरे का पूरा पोर्शन जो है आपका ये। आगे चलते हैं। देन आता है आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है, जो कि अनसर्टेनिटी की वजह से, हमको नहीं पता है किस वजह से वो एरर आ रही है। द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम। इसीलिए क्या बोला इसको, रैंडम एरर बोला। ये जो हम बात कर रहे थे सिस्टमैटिक एरर की, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, एक सर्टेन कारण, उसका एक सर्टेन रीजन होता है, लेकिन इसका रीजन हमको पता ही नहीं होता है। देखिए, सिस्टमैटिक एरर का मतलब है सिस्टम के अंदर जो एरर है, मतलब हमको पता होती है। आप सिस्टम को क्या कर दीजिए, इंप्रूव कर दीजिए, सिस्टम के डिजाइन को, सिस्टम का जो एपरेटस है उसको अगर आप ध्यान से यूज करेंगे तो इस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर होती है ये इरेगुलर होती है, इसके कारण, इसके कॉज हमको नहीं पता होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ये जो होती है, देखो लिखा भी है यहां पे, द रैंडम एरर लिखा हुआ है यहां पे, द रैंडम एरर आर एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंट का कुछ पता थोड़ी ना होता है, एक्सीडेंटल का मतलब है ड्यू टू अनसर्टेनिटी, हमको नहीं पता है, एक्सीडेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट, है ना, स्मॉल होती हैं, हालांकि बहुत ज्यादा एरर नहीं होती हैं, ये बहुत मतलब बहुत ही इनका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं काफी कम होता है। एंड दे वेरी इन अनप्रिडिक्टेबल मैनर, हम इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमको नहीं पता है इन एरर्स का, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। चलो, तो ये बात समझ में आ गई, मैंने सारी एरर आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर हमने पढ़ा, रैंडम एरर हमने पढ़ा। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो आपको फील भी आएगा, मुझे पता है कि अभी आपको चीजें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई होंगी। इस टेबल के माध्यम से आपको सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर और अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर डेफिनेशन की। तो यहां पर लिखा है, जब भी डिफरेंस, देखिए मैंने क्या बोला आपको, जब आप अपनी आंसर शीट लिख रहे होते हैं, आप अपने आंसर्स लिख रहे होते हैं, तो आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर वो अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। जैसे आपसे कोई डिफरेंस पूछ लिया गया तो अच्छा रहेगा कि उसको टेबल की फॉर्म में आप लिखें। तो यहां पर हमने एक टेबल के माध्यम से हम रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम पहले रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर्स अकर्स इन द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अनसर्टेन चेंजेस की वजह से, मतलब अनप्रेडिक्टेबल होती है, हमको नहीं पता होता है कि
किस वजह से ये एरर आ रही है? यस, सिस्टमैटिक एरर, इट इज अ कांस्टेंट एरर। ये कांस्टेंट एरर होती है विच रिमेन सेम फॉर ऑल द मेजरमेंट्स। मतलब समझना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है ये कि भाई मान लो कोई वेइंग मशीन है ना, आपके पास कोई वेइंग मशीन है जिससे आप मास को मेजर कर रहे हो। मान लो मास कितना है 5 केजी, फॉर एग्जांपल कितना मास है 5 केजी, और आपने मेजर किया, इसको आपने मेजर किया और मेजर मान लो आपने पहला मेजरमेंट लिया, आपने वेइंग मशीन से तराजू में इसको रखा और इसका वेट कितना आ रहा है, मास कितना आया 6 केजी, कितना आया 6 केजी, लेकिन एक्चुअल में था कितना इसका 5 केजी। तो और ये जो सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम के अंदर कोई एरर है, उस सिस्टम के अंदर जो एरर है उसकी वजह से ये 5 को क्या दिखा रहा है 6 दिखा रहा है। आपने दोबारा मेजरमेंट लिया, एक बार 6 आ गया, आपने फिर दोबारा से मेजर किया तो फिर से कितना दिखा रहा है 6, फिर कितना दिखाएगा 6। आपने 3 बार 4 बार, आप 1000 बार मेजरमेंट लेंगे तो ये बार बार आपको 5 का कितना दिखाएगा 6 दिखाएगा। मतलब ये चेंज नहीं होगा। आप समझ जाओगे कि इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, सिस्टम के अंदर एरर है कि जो 5 को 6 दिखाता है, कितना दिखाता है 5 को 6 केजी दिखाता है। मान लीजिए अगर आपने कोई मेजरमेंट लिया और उसने दिखा दिया कितना 50 केजी, तो आप समझ जाओगे कि इसका वास्तव में एक्चुअल मास कितना रहा होगा। कि आपको पता है कि 1 केजी एक्स्ट्रा दिखाता है, तो इसका आप समझ जाएंगे 49 केजी रहा होगा, क्योंकि आपको पता है सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट है, सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट है, तो कितना हो जाएगा इसका 49 केजी। मान लो अगर आपने दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट की बात होगी, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसने 5 को कितना दिखा दिया 4 दिखाया, कितना दिखाया 4 केजी। आपने दोबारा मेजर किया तब भी 4 केजी दिखाएगा। आप 3 बार करो, 1000 बार करो, हर बार कितना दिखाएगा 4 केजी, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जो एरर है वो एरर क्या है कि वो 1 केजी कम दिखाता है। कितना दिखाता है? हमेशा 1 केजी कम दिखाता है। मतलब कहने का ये हुआ, ये बोल रहा है कि ये कांस्टेंट एरर है, मतलब ये जो एरर है वो चेंज, यहां पर कितनी एरर है 1 केजी की एरर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 केजी, तो ये 1 केजी ही दिखाएगा। अगर कम दिखाया है 4 केजी दिखा रहा है तो 1 केजी कम दिखा रहा है, मतलब ये 1 केजी कम ही दिखाता रहेगा। ये एरर या तो पॉजिटिव साइड होगी या फिर नेगेटिव साइड होगी, या तो ज्यादा दिखा रहा होगा या कम दिखा रहा होगा। जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी बार वही कांस्टेंट एरर आती रहेगी। लेकिन इसके साथ क्या होगा रैंडम एरर में, मान लो 5 केजी को कितना दिखाएगा 6.1 केजी दिखा दिया इसने पहले, दोबारा मेजर करोगे उसी इंस्ट्रूमेंट से पता लगा 5.9 केजी आपको दिखा दिया। तीसरी बार मेजर करोगे हो सकता है कि इसके आसपास कोई और वैल्यू बता दे। हर बार क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। मतलब 5 से ज्यादा भी बता सकता है, 5 से कम भी बता सकता है। मतलब ये वेरी होती रहती है क्या, रैंडम एरर, जबकि ये क्या होती है कांस्टेंट एरर होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, देखो इसका कॉज क्या होगा, कारण क्या होगा, तो एनवायरमेंट की वजह से, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की कोई लिमिटेशन है उसकी वजह से एरर हो सकती है। ये किस वजह से आती है सिस्टमैटिक एरर, यू नो इनकरेक्ट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे। अगर कैलिब्रेटेड नहीं है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन नहीं हुआ है उसका, तो ये एरर आ सकती है। इनकरेक्टली यूजिंग ऑफ द एपरेटस, एपरेटस को आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से एरर आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइज कैसे करोगे इसको, रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करोगे, यू नो बाय रिपीटेडली टेकिंग द रीडिंग्स। आप क्या करो, बार बार रीडिंग, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो आप पहली बार उसको मेजर करो, फिर दोबारा से रीडिंग लो, 3 बार लो, 4 बार लो, 5 बार लो, बार बार रीडिंग लेते जाओ और उसका एवरेज ले लो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, और कोई तरीका इसका नहीं है। अब ये अगर मान लो ये अगर सिस्टमैटिक एरर है, इसको कैसे रिमूव करोगे या कैसे आप मिनिमाइज करोगे, बाय इंप्रूविंग द डिजाइन ऑफ द एपरेटस। अरे ये तो सिस्टम की एरर है ना, सिस्टम के अंदर एरर है, तो इस सिस्टम की एरर को आप एपरेटस को इंप्रूव करो, उस एपरेटस का जो डिजाइन है उसको ठीक करो, जहां भी प्रॉब्लम है आप सिस्टम की एरर को दूर करो, तो ये एरर क्या होगी मिनिमाइज्ड। देखो यहां भी मिनिमाइज लिखा है मैंने, एरर को जीरो नहीं कर सकते, एरर को जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। यहां पर आप देखेंगे जो रैंडम एरर होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी कर सकता है। ये 6 केजी को कई 5 केजी को क्या दिखाएगा, कभी 5.5 प्लस दिखाएगा, कभी 5 माइनस दिखाएगा, दोनों साइड वेरी कर सकता है। जबकि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या सिस्टमैटिक एरर जो होती है कांस्टेंट होती है। 5 केजी को अगर कोई वेइंग मशीन 6 केजी दिखा रही है तो वो 6 केजी ही दिखाती रहेगी हर बार।
अगर 5 kg को वो 3 kg दिखा रही है तो हर बार 3 kg दिखाएगी, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे चाइना वालों के जो थर्मोमीटर होते हैं, है ना, थर्मोमीटर है कोई मान लो, और उसने क्या बताया, फीवर आपने चेक किया, टेम्परेचर बताया डिग्री 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, डरा देता है कई बार। वो कोरोना में जो फर्जी फर्जी थर्मोमीटर बिक गए बहुत सारे, तो वो कितना बता रहा है आपको, 105। आप देख रहे हो फीवर, आपने दूसरा जो हाई क्वालिटी का थर्मोमीटर है आपने उसको चेक किया तो वो दिखा रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, और जो आपका चाइना वाला है वो क्या दिखा रहा है, 105। आपने कई बार चेक किया, बार बार आपको पता लगा ये तो ससुरा 100 को कितना दिखाता है, 105। आप समझ जाओगे, फिर आप समझ जाओगे कि जब भी ये दिखाएगा 105 तो 5 माइनस कर दो, तो कितना फीवर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। आपने मेजर किया कितना है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप समझ जाओगे कि इसमें से 5 माइनस करना है, तो एक्चुअल में कितना रहेगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो यस और नो। तो ये क्योंकि उस सिस्टम के अंदर है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो सिस्टम की एरर है ना, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है। हर बार कितना फालतू दिखा रहा है, 5 डिग्री। तो जब भी आपको मेजर करोगे आप समझ जाना 5 माइनस करना है। क्या करना है, 5 माइनस करना है। चलो, तो ये आपका सिस्टमैटिक एरर हो जाएगी। एक और पॉइंट है कि भाई टाइप्स की अगर हम बात करें तो जो रैंडम एरर होती है उसका कोई टाइप नहीं होता है, उसका कोई टाइप नहीं होता है, जबकि जो आपकी ये आपकी सिस्टमैटिक एरर होती है ये 3 टाइप की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, है ना। कितने टाइप की होती है सिस्टमैटिक एरर, 3 टाइप की होती है, यहां पर मैंने आपको बता दिया था ये, है ना। सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, ऑब्जर्वेशनल एरर, और इसके अंदर आता है आपका एनवायरमेंटल एरर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर में हमने यहां पर डिफरेंस भी देख लिया है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट आता है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो कि 2 नंबर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, एंड दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं पहले कि एक्यूरेसी क्या होता है, व्हाट इज एक्यूरेसी। देखो, इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स, जब आप मेजरमेंट्स कर रहे हो, कई मेजरमेंट्स आपने लिए, तो एक्यूरेसी इज व्हाट सॉरी, एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू अ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के पास अगर आपका मेजरमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक्यूरेट है। दूसरा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स द प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स टू ईच अदर। मान लो आपने 5 बार रीडिंग ली, आपने 5 टाइम्स क्या किया, मेजर किया, आपके पास कितने मेजरमेंट हैं, 5 मेजरमेंट्स हैं। अगर वो मेजरमेंट्स ट्रू वैल्यू के बहुत पास हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं, मान लीजिए कोई ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए कोई ऐसा मान लीजिए कोई रॉड है, इस तरह से ये कोई रॉड है ना, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, इसकी ट्रू वैल्यू है मान लो 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपने मेजरमेंट किया और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लो 5.1 सेंटीमीटर। दूसरा मेजरमेंट किया तो कितने आ गई, 5.2 सेंटीमीटर। एक और मेजरमेंट लिया आपने, तीसरा कितने आ जाएगी, मान लो 4.9 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान देना, यहां पर एक और लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो 5 हमने क्या लिए, मेजरमेंट लिए। तो ये जो 5 मेजरमेंट हैं ये 5 के क्लोज हैं, बोलो यस और नो, क्योंकि ट्रू वैल्यू कितनी है, 5 है। आप यहां पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में देखो जरा, इस डायग्राम में देखो, ये जो आपके मेजरमेंट है ये ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए सेंटर पे, है ना, ये सेंटर क्या है, इसका ट्रू वैल्यू है। तो पहला मेजरमेंट लिया, उसकी वैल्यू इसके पास करीब आई है, ये करीब है, इसके पास है, नजदीक है। तो 5 जो आपकी रीडिंग्स हैं ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, 5 मेजर्ड वैल्यू, तो ये ट्रू वैल्यू के पास है ना। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू 1 हो गई, ये मेजरमेंट वैल्यू 2 हो गई। आपने तीसरी बार मेजर किया तो उसका आपको मेजरमेंट मिला। तो ये जो 5 बार आप मेजर्ड कर रहे हो वो ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा पास में होंगी, आपका रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, उतना रिजल्ट आपका क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब मान लीजिए हम देखते हैं प्रिसीजन क्या है। अब देखो ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू है कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू है, 5 सेंटीमीटर। आपने मेजर किया और आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 8 पॉइंट, पहला मेजरमेंट कितना आया, 8.001 सेंटीमीटर। यस और नो। दूसरी बार आपने जब मेजर किया तो वैल्यू आई है 8.002 सेंटीमीटर। आपने तीसरा मेजरमेंट किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8.003 सेंटीमीटर, या आपकी वैल्यू आ गई फोर्थ मेजरमेंट में 7.99 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप ध्यान देना, ये जो 8 है और 7 है ये 5 से काफी दूर है,
यस और नो? यस, काफी दूर है, लेकिन आपस में तो पास पास हैं ये वैल्यूज। जो आपने मेजर करी वैल्यूज, अगर वो पास पास हैं, ट्रू वैल्यू से तो दूर हैं, लेकिन आपस में क्या हैं? क्लोज हैं। तो ऐसे मेजरमेंट को आप क्या बोलोगे? कि वो मेजरमेंट प्रिसाइज है। कैसा है मेजरमेंट? प्रिसाइज है। आप देखो ये आपस में कितना डिफरेंस है, आपस में काफी डिफरेंस है, 0.1 का 0.1 का, इनमें आपस में कितना डिफरेंस है? 0.001 है ना, 0.001 का डिफरेंस है। बोलो यस और नो? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये था आपका टारगेट वैल्यू। ये कौन सी है? दिस इज टारगेट वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू। ये जो सेंटर है इसका ये ट्रू वैल्यू है। अब पहला मेजरमेंट देखो यहां पे आ रहा है, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, फोर्थ यहां पे, फिफ्थ यहां पे। तो ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर है, लेकिन आपस में तो बहुत पास पास में है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ट्रू वैल्यू से दूर हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो ऐसे रिजल्ट को आप क्या बोलोगे? ऐसे रिजल्ट को आप बोलोगे हाई प्रिसाइज है। यहां पर आप देखो तीसरा एक डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पहला ये ट्रू वैल्यू होगी आपकी, दिस इज ट्रू वैल्यू। तो ये मेजरमेंट देखो दूर है, तो यानी कि ये क्या नहीं है? ये एक्यूरेट भी नहीं है। दूसरा मेजरमेंट देखो दूर है, ये देखो दूर है, मतलब हर एक मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, और आपस में भी तो दूर दूर हैं। यस और नो? तो इस वाले रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले की हम बात कर रहे हैं, यहां पे देखो पांचों मेजरमेंट ना तो आपस में पास पास हैं, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर फार अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से भी दूर है, आपस में भी दूर दूर है। तो ना तो ये क्या है? ना तो ये प्रिसाइज है, ना ही ये एक्यूरेट है। ये जो मेजरमेंट्स कैसे हैं? ये मेजरमेंट्स ना तो एक्यूरेट हैं और ना ही प्रिसाइज हैं। इसकी बात करोगे तो ये कैसे हैं? ट्रू वैल्यू से तो दूर हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन आपस में पास पास हैं, मतलब ये प्रिसाइज हैं। तो लिखा है यहां पे हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रू वैल्यू के ये देखो जितने 5 मेजरमेंट हैं, ट्रू वैल्यू के पास भी हैं और आपस में भी पास पास में हैं। यस और नो? पांचों मेजरमेंट आपस में भी एक दूसरे के क्लोज हैं और ट्रू वैल्यू के भी क्लोज हैं। इसका मतलब ये क्या है? हाई प्रिसाइज है और हाई एक्यूरेसी है इन मेजरमेंट्स की। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स एक्यूरेसी इज क्लोजनेस टू दी एक्चुअली एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स टू ट्रू वैल्यू। जो आपने मेजर करी है वैल्यू, अगर वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं, इसका मतलब एक्यूरेट है। In a set of measurements, precision is the closeness of measurements to each other. आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कितनी पास पास में हैं, जितना एक दूसरे के पास होंगी उतना ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सिंपल से डायग्राम है, बना करके समझा सकते हैं। डायग्राम्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है भाई, है ना? तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। और आप तो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक सेकंड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जब हमारे से पढ़े थे, तो आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि आपको गेटवे क्लासेस रिकमेंड किया होगा आपके सीनियर ने। और आपका भी जब रिजल्ट आएगा, आप पढ़ करके जब हैप्पी होंगे, तो मुझे लगता है कि जब आप सीनियर हो जाओगे, अगले साल आपके जूनियर्स आएंगे फर्स्ट ईयर में, आप गेटवे क्लासेस को रिकमेंड करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना? क्योंकि बहुत ही मेहनत करके ये कंटेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ऐसा कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट नहीं होता है, सिंपल होता है ताकि आपको याद रखना आसान हो, है ना? पूरे सिंपल डायग्राम आपको बनाए जाते हैं यहाँ पे। और ये कई लोगों को नहीं पता होगा, आपको ये जो नोट्स मिलते हैं, गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, वहां पर ये नोट्स आपको मिल रहे होते हैं मैकेनिकल के, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमारा एक व्हाट्सएप का एक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी मैं नोट्स को जो है पोस्ट करता रहता हूं बीच बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो कैलिब्रेशन क्या होता है इन मेजरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट? तो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी प्रोसेस यूज्ड टू मेंटेन द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट आप जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हो किसी भी मेजरमेंट के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हो वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है और कितना ज्यादा प्रिसाइज है। मतलब एक्यूरेसी को मेंटेन करना, एक्यूरेसी को हमने मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन बोलते हैं। A calibration is an activity of checking the accuracy and precision of measuring instrument by comparing it with the standard। मतलब
अब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वास्तव में जो वो ट्रू वैल्यू कितना पास है, क्या वो एक्चुअल में सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कैसे पता लगेगा? तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैलिब्रेशन प्रोसेस बोलेंगे। और जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पीरियोडिकली उनको कैलिब्रेट कराना जरूरी होता है। आप मार्केट जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं आप, वेइंग मशीन उनके पास होती है, तो उनको भी कैलिब्रेट कराना जरूरी होता है। अब तो डिजिटल होगी सारी चीजें, डिजिटल वेइंग मशीन्स हैं, और ये पूरा बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होता है। अलग अलग कंपनी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात को एंश्योर करते हैं कि भाई ये जो आपका शॉपकीपर है, उनको एंश्योर करना पड़ता है कि भाई आपको एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लीजिए कि आपका जो वेइंग मशीन है ये सही मास, सही वेट को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे आप पहले हुआ करते थे ना, अभी भी हैं, जो वेट होते हैं 1 kg, 2 kg, हाफ kg, 250 ग्राम का आप जो वेट देखते हैं, जो वैसे वाली जो तराजू होती है ना बैलेंस, तो उसमें जो वेट है वो भी क्या होते हैं, पीरियोडिकली उनको भी कैलिब्रेट करना जरूरी होता है। यस और नो? तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात का सर्टिफिकेट देते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये सही काम कर रहा है, ये सही से रीडिंग दे रहा है। अदरवाइज होगा क्या, अगर कैलिब्रेशन नहीं करोगे तो शॉपकीपर को ये लगेगा कि यार सामान ज्यादा तो नहीं जा रहा है, और जो कस्टमर है उसको ऐसा लगेगा कि सामान कम तो नहीं दे रहा है हमको, दोनों ही जो है परेशान रहेंगे। इसलिए कैलिब्रेशन करना जरूरी है, और ये आपका राइट है। आप किसी भी शॉपकीपर से उसका डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि भाई आपने इनको कैलिब्रेट कराया कि नहीं कराया, एक बार जरा दिखाओ डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपका राइट है, कस्टमर का राइट है, किसी भी शॉपकीपर से वो उनका डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि आपने कैलिब्रेशन कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ है। हालांकि एक वो बात अलग है कि कैलिब्रेशन कराने के बाद भी वो कुछ इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कर देते हैं कि 5% बांध देते हैं, 5% कम जाएगा ही जाएगा हर बार, है ना, 4% कम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है धर्म कांटों पे ये कहानी। धर्म कांटा जो है वो 5%, 10% पे चालू रखते हैं, 5% जो है वो हमेशा कम बताएगा या फिर ज्यादा ही बताएगा। चलो वो एक अलग बात हो गई। तो कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, और इसमें थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा तबियत डाउन है मेरी आज। तो अब ये देखो कैलिब्रेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपने सुना होगा ISO, दैट इज व्हाट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO, है ना। तो ये अलग अलग लेवल से, जो मैंने बोला अभी आपको, अलग अलग लेवल की जो है कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस बात का सर्टिफिकेट देते हैं, उसको चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट को कि ये सही रीडिंग दे रहा है। तो ISO हो जाता है आपका नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, अलग अलग लेवल की होती है। तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ये स्लाइड हमने यूनिट नंबर 4 में भी आपको दिखाई थी जब हमने बात करी थी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, प्रेशर थी। और मैं आपको रिकॉल अगर कराऊं कि भाई प्रेशर होता क्या है, प्रेशर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू F/A। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल कह सकते हैं, इसकी यूनिट पास्कल भी होती है। और 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। 1000 से डिवाइड करोगे तो 101 किलो पास्कल आ जाएगा। एक और यूनिट होती है इसकी बार, कौन सी यूनिट होती है, बार, और 1 बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल। एक बार इस डायग्राम पे भी नजर डाल लीजिए। उसके बाद जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि प्रेशर क्या होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आज मैंने रिकॉल करा दिया फिर से, सभी जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ के आते हैं आप लोग स्कूल के अंदर भी। अब हमको प्रेशर को मेजर करना है, क्या करना है, हमको प्रेशर को मेजर करना है। तो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है हमारी, उसमें हम देख रहे होंगे मैनोमीटर की बात करेंगे, मैनोमीटर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, और बात करेंगे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार इसको और जरा इस पर नजर डाल लीजिए। यहां पे देखना, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पर जो कितना, यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो कितना प्रेशर है, 0 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना प्रेशर है, यहां पे 0 प्रेशर की लाइन है। अब आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होगा, एक प्रेशर आएगा, दैट विल बी नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो यहां तक हम जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, दिस वन है ना, ये जो लाइन है ये क्या दिखा रही है आपको, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है, और कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर भी होता है। तो अगर आप एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हर जगह है, एटमॉस्फेयर तो हर जगह है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब आप प्रेशर मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं हम गेज प्रेशर। पी गेज का मतलब है गेज प्रेशर।
यस और नो? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम है तो देखो यहां पे ऊपर गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाओगे तो गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नीचे अगर आओगे तो उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव गेज। नेगेटिव गेज मतलब वैक्यूम प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वैक्यूम प्रेशर। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई आपको? भाई ये जो हो गया आपका जीरो प्रेशर, यहां से लेकर के यहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर करोगे तो गेज प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम है तो नेगेटिव गेज, या बोलेंगे इसको हम वैक्यूम प्रेशर। ध्यान देना, एक और होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना? एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो यस और नो? इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नेगेटिव गेज का सम क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर के बारे में एक बार फिर से मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है। अब हम बात करेंगे यहां पे प्रेशर मेजरमेंट की, क्योंकि हमारी यूनिट ही क्या है? हम इस यूनिट के अंदर बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ मास फ्लो रेट, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ टॉर्क, है ना? ये सारी बातें हम लोग कर रहे होंगे। तो प्रेशर की आज इस लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ध्यान देना। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस मैंने आपको दिखाया था, दो इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हमको अपने सिलेबस के हिसाब से स्टडी करने हैं। नंबर 1 इज मैनोमीटर, ठीक है? दूसरा है हमारा बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो पहले मैनोमीटर की बात कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस बर्डन ट्यूब। चलो, लिखा है यहां पे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय सेम और अनदर कॉलम। मतलब कॉलम होता है इस तरह से, ये इस तरह से होता है मैनोमीटर, लाइक दिस, है ना? इस तरह से, ठीक है? तो ये एक कॉलम हो गया, जैसे बोल रहा है ना, कॉलम की बात हो रही है यहां पे। कॉलम का मतलब क्या है? ये एक कॉलम हो गया और ये इसका सेकंड कॉलम हो गया। चलो आगे देखेंगे और डायग्राम बना के। तो पहले ये समझो कि भाई मैनोमीटर के अंदर भी बहुत सारे मैनोमीटर होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स, जैसे देख सकते हैं। तो दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल मैनोमीटर होता है, और एक होता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर के अंदर भी पीजोमीटर होता है, यूट्यूब मैनोमीटर होता है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर होता है, और डिफरेंशियल के अंदर आता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल कौन सा है? यूट्यूब मैनोमीटर है। आप सिलेबस देखना, जो मैंने कल दिखाया था आपको, उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? आपका टॉपिक का नाम लिखा प्रेशर मेजरमेंट, और प्रेशर मेजरमेंट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है बर्डन ट्यूब एंड यूट्यूब मैनोमीटर। कौन सा लिखा हुआ है? यूट्यूब मैनोमीटर, है ना? तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है भाई हमको फालतू भी नहीं पढ़ना है और हमको कम भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? कई बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कुछ भी कंटेंट बुक में से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, आलतू फालतू की यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जो कि बिना सिलेबस देखे पढ़ा रहे होते हैं। तो आपको जो है मेहनत करनी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सिलेबस को नहीं देखते हैं। कहीं से कोई भी वीडियो उठाएंगे, देखने लग जाएंगे, है ना? सिलेबस देखना है आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो यूट्यूब मैनोमीटर हमारे सिलेबस में है, तो हम देख रहे हैं यहां पर यूट्यूब। अब नाम से पता लग रहा है, देखो यहां पर यूट्यूब, ये वो यूट्यूब नहीं है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो भी, है ना? यू मतलब एक ट्यूब है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब है, और ये ट्यूब कैसी है? ग्लास की एक ट्यूब है, और ये यू शेप की है ना? शेप कैसी है इसकी? यू शेप की है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? यूट्यूब मैनोमीटर। और यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका क्या, ये इसका कॉलम है। ओहो एक सेकेंड, यस ये कॉलम है इसका। मैंने क्या, इसमें क्या होता है कि कॉलम, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, यही तो डेफिनेशन में लिखा था। दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। ये है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर। अब इस यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से हमने प्रेशर को मेजर करना है। कुछ मत करो, देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। ये जो यू शेप की ग्लास ट्यूब है, आप देखो लिखा होगा यहां पे कि दिस मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप ग्लास ट्यूब एज शोन इन द फिगर। यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब है। अब देखो क्या लिखा है यहां पे, तो वन एंड ऑफ द यू ट्यूब इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर pressure has to be measured while the other end remains open in the atmospheric pressure। मतलब ये कह रहा है कि इसके दो एंड हैं, एक एंड ये वाला है, यस और नो, और दूसरा एंड ये है।
तो भाई आपको जहां पे प्रेशर मेजर करना है, मान लो आपके छत पे जो वाटर टैंक रखा हुआ है, आपकी छत पे जो वाटर का टैंक रखा हुआ है, आपको ये चेक करना है उस वाटर टैंक के अंदर जो वाटर है उसका प्रेशर कितना है। तो आपने क्या करो कि ये जो इसका जो ये वाला एंड है इसको आप वहां पे कनेक्ट करो जहां पर आपको प्रेशर मेजर करना है, जहां पे आपको प्रेशर मेजर करना है। दूसरा जो एंड है ये एटमॉस्फेयर में खुला रहेगा, तो यहां पर कितना प्रेशर होगा, यहां पे होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर होगा, एक भाई यू शेप के ग्लास ट्यूब है, उसका एक एंड वहां पे कनेक्ट करो जहां पे आपका प्रेशर, जहां पे आपको प्रेशर मेजर करना है। तो यहां पर कोई फ्लूइड है, इस फ्लूइड का मान लो ये कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कुछ भी हो सकता है, यहां पे आपको प्रेशर मेजर करना है, तो ये वाला एंड वहां पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये वाला एटमॉस्फेयर में ओपन कर दो। अब क्या होगा कि भाई इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ग्रीन कलर का एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मैनोमीटर। क्या नाम है, मैनोमीटर। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। क्या बोलोगे बच्चों, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब ये कौन सा मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, ये वाटर भी हो सकता है और मरकरी भी हो सकती है। तो जनरली हम मरकरी यूज करते हैं, जनरली मरकरी इज यूज्ड एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब ध्यान दो कैसे मेजर करेंगे प्रेशर को, ध्यान दीजिएगा कैसे हम मेजर कर रहे हैं प्रेशर को। यहां पर हमने क्या किया, इस एंड को कनेक्ट कर दिया वहां पे जहां पर हमको प्रेशर मेजर करना है, ये हमने एटमॉस्फेयर में ओपन रखा। अब क्या हो रहा होगा, इसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है ना, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, यहां का प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां पर ये फ्लूइड क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, यस और नो, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला जो इसके अंदर आप फ्लूइड भरा हुआ देख रहे हैं ना, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो ये नीचे जाएगा इसका, है ना, ये नीचे जाएगा और यहां से ये राइज हो जाएगा। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि यहां से कि भाई कितना राइज हुआ। मान लो ये हाइट जो है हमको पता लग जाएगा, यहां पर स्केल लगा रहता है, हम इन्हें ये हाइट मेजर कर सकते हैं। और जो P होता है ना, दैट इज इक्वल टू, जो आपका प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। एच यहां से मिल जाएगा आपको, जी पता होता है, और रो क्या है, इसकी डेंसिटी है। रो क्या है, इसकी डेंसिटी, वो भी आपको पता है। आपको डेंसिटी भी पता है, आपको जी की वैल्यू 9.81 होती है और एच की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। आप मुझे एक बात सोच के बताना, आप मुझे एक बात सोच के बताना, ध्यान दीजिएगा कि भाई ये जो प्रेशर है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा इसका जो लेवल है उतना ही ज्यादा होगा। बोलो यस और नो, हाइट उतनी ज्यादा होगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, साइलेंट नहीं किया था हमने आज ही। हेलो, कंपनी का है, चलो। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसे एक बार मैं इसका एनिमेशन दिखाता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। यस, ध्यान दो। देखो भाई यहां पर हमने उसको कनेक्ट किया हुआ जो जहां पर हमको प्रेशर मेजर करना है, तो उसका प्रेशर इसके ऊपर आएगा, तो देखो ये नीचे जाएगा इसका लेवल, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये जो इस कॉलम के अंदर इसकी हाइट नीचे जाएगी और इधर उतनी बढ़ जाएगी। बोलिए सर नो। तो यहां पे कितनी हाइट इसकी इंक्रीज हुई, यहां पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो है हाइट कितनी इंक्रीज हुई वो तो हमको पता लग जाएगा, यहां पर स्केल लगा रहता है। बोलिए सर नो, यहां पे स्केल लगा दो एक, तो पता लग जाएगा कितनी हाइट इंक्रीज हुई। तो हाइट जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी इसका मतलब इसके अंदर उतना ज्यादा प्रेशर है। यहां पे जो आपने ये टैंक लगाया था, टैंक जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है, जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है, यहां पे जो फ्लूइड भरा हुआ है, तो यहां पर जो प्रेशर इसका आएगा, यहां पे जो प्रेशर लगाएगा ये वाला फ्लूइड जो टैंक के अंदर भरा हुआ है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा ये हाइट होगी। बोलो यस और नो। और जितनी ज्यादा हाइट है भाई उतना ज्यादा प्रेशर है। ये एक रिलेशन आपको पहले से पता है कि भाई आप देखो प्रेशर मैंने क्या बोला, दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। बोलो यस और नो। ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। हाइट यहां से पता लग जाएगी तो आपको प्रेशर मिल जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर मिल जाएगा आपको, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको पता होता है। बेसिकली आपको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर कितना है और इस पॉइंट का प्रेशर कितना है। यहां पे कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है आपको 1 बार के बराबर होता है, 101 किलो पास्कल के बराबर होता है। यहां का प्रेशर आपको पता करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस, मान लो ये पॉइंट 1 है तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा P1 और माइनस के PA इज इक्वल टू कितना हो गया, रो इंटू जी इंटू एच। एच यहां से आपको मिल गया, रो की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो आपको मिल गया कि नहीं यहां पर P1 की वैल्यू। इस इक्वेशन से आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी कि भाई टैंक के अंदर कितना प्रेशर है, ये आपको पता लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। बोलो यस और नो, बात समझ में आई। तो फाइनली हुआ क्या है कि भाई एक गिलास की
ट्यूब है जो कि यू शेप में है, इसका एक एंड वहां पे कनेक्ट करो जहां पे प्रेशर मेजर करना है। कोई पाइपलाइन है वहां पे कनेक्ट कर दो, प्रेशर पता लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा एंड इसको एटमॉस्फेयर में ओपन करना होता है। बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है, आप डायग्राम ऐसा बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे देखो, लिखा हुआ है इसके एडवांटेज, क्योंकि अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तो आपको तो शीट में 3-4 पेज तो लिख के आओगे कि नहीं लिख के आओगे, बोलो। तो एडवांटेज लिख सकते हो कि सिंपल है, टाइम प्रोवन है, काफी सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका। टाइम प्रोवन, टाइम प्रोवन का मतलब समझते हो कि ये टेस्टेड है, बहुत लंबे समय से इसको हम यूज कर रहे हैं, किसको, यूट्यूब मैनोमीटर को, और ये पाया गया कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही काम करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम प्रोवन। हाई एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, है ना, वाइड रेंज ऑफ फिलिंग। इसी तरह से इसके डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। लार्ज होता है, काफी बल्की होता है ना, लेवलिंग करनी पड़ती है, इसको एक लेवल में रखना पड़ता है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। द नेक्स्ट है, लास्ट है आज का हमारा टॉपिक, दैट इज वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई प्रेशर को मेजर करने के लिए वी हैव मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2 हैं, एक है यूट्यूब मैनोमीटर और दूसरा है वर्डन ट्यूब। तो ये जो वर्डन ट्यूब आप देख रहे हैं ये 10 मार्क्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ना। वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की हेल्प से हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, तो ये भी काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान देना। यहां पे एक बार इसका जरा आप एनिमेशन देखने का प्रयास करें। देखिए ये आपने देखा भी होगा भाई, जब आपने जो कार है आपके पास, बाइक है आपके पास, बाइसाइकिल आपके पास है, आप उसमें एयर फिल कराने जाते हो, तो जब एयर फिल कराते हो तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास, तो वो एयर को चेक करता है, एयर फिल करेगा फिर चेक करेगा उसके अंदर एयर का प्रेशर कितना है। एयर का प्रेशर चेक करेगा, वो देखेगा अच्छा प्रेशर अभी कम आ रहा है तो और भरेगा, है ना। उसने देखा काफी देर तक लगाए रखा उसको, भाई साहब ज्यादा एयर उसके अंदर भर गई, उसके अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया जितना होना चाहिए था, है ना। एक रेंज होती है ना कि भाई इस रेंज के अंदर ही हमको प्रेशर इसके अंदर रखना चाहिए इस एयर का, तो बाद में वो एयर को बाहर निकाल देगा। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास वो यही तो होता है, दैट इज वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, यही इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसा दिखता है आपको, ये नहीं दिखता है उसके अंदर, क्योंकि ये अंदर का मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म का यूज होता है उसके अंदर, ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है, आपको सिर्फ ये दिखता है ना। उसमें ऐसा लगाता है वो, और उसको जैसे कनेक्ट करता है तो वो जो सुई है यहाँ पे जो पॉइंटर है ये घूम जाता है, तो यहाँ से वो प्रेशर उसको पता लग जाता है। अंदर की कहानी कुछ इस टाइप की होती है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर, कि हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्डन ट्यूब। समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने यहां पे लिखा है कि बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज यूज टू मेजर द प्रेशर फ्रॉम 0.6 बार टू 7000 बार। 0.6 बार से लेकर के 6000 बार तक ये प्रेशर को मेजर कर सकती है। काफी कम, काफी रेंज काफी ज्यादा है। 0.6 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जो 1 बार होता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 0.6 क्या है, 1 बार से कम है। इसका मतलब वैक्यूम प्रेशर को, नेगेटिव गेज को भी ये मेजर कर सकती है और 7000 बार तक मेजर कर सकती है। नाउ तो इट इज अ मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को मेजर करता है ये प्योर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इट ऑपरेट्स विदाउट एनी इलेक्ट्रिक पावर, कोई इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैकेनिकल, इसका जो पूरा का पूरा मैकेनिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। वर्किंग अभी हम समझेंगे, देखो ध्यान से। व्हेन बर्डन ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू अप्लाइड प्रेशर देन इट डिफ्लेक्ट्स। समझो पहले इधर, उसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लगेगा आपको ये, ध्यान देना। आपको किसी टायर के अंदर, किसी पाइपलाइन के अंदर, जहां पर भी किसी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है तो ये वाला एंड वहां पर कनेक्ट करेंगे। मान लो मैंने एक पाइपलाइन बना देता हूं, यहां पे एक पाइपलाइन है इस तरह से, लाइक दिस, और इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है। फ्लूइड का मतलब तो हम पहले ही पता है ना, यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हैं ना। फ्लूइड का मतलब होता है इधर लिक्विड और गैस। फ्लूइड का मतलब है या तो लिक्विड या गैस। तो इस पाइपलाइन के अंदर या कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है या फिर इसके अंदर कोई गैस फ्लो हो रही है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, बर्डन ट्यूब जो होती है ये भी कई टाइप की हो सकती है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सी टाइप की है। शेप देखो जरा इसकी कैसी है, जैसे सी बनाते हैं ना, इस तरह का ही है ना। यहां पे देखो सी टाइप की जो बर्डन ट्यूब है, बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स।
अब क्या करा आपने, भाई सी टाइप की है तो यहां पे आपने ये वाला एंड इसका यहां पर कनेक्ट कर दिया इस पाइपलाइन में जहां पर आपको प्रेशर मेजर करना है, और इसका जो दूसरा एंड है इसको आपने सील कर दिया है ना, क्या कर दिया, ये सील कर दिया। ओके राइट। अब इस पाइपलाइन के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर आपको मेजर करना है कि भाई इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कितना है। किससे मेजर करोगे, किससे मेजर करोगे, बर्डन ट्यूब से जो सी टाइप की है। देखो जरा ध्यान से, अब यहां से जैसे इसके अंदर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसके अंदर एंटर करेगा, बोलो यस और नो, यस, इसके अंदर फ्लूइड एंटर करेगा, ऐसे जाएगा फ्लूइड इसके अंदर और बाहर निकल नहीं पाएगा यहां पे, क्योंकि ये जो एंड है इसका सील कर दिया गया है, इसका एंड क्या कर दिया है, सील कर दिया है। अब क्या होगा सोच के बताओ, कॉमन सेंस लगाओ जरा, ये डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं। जैसे यहां पे ये कोई पाइप है, जैसे पानी का पाइप सभी ने देखा है, उस पानी के पाइप को आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके डाल दो और एक तरफ से पानी चला दो तो पाइप जो है वो ऐसे ऐसे करने लगता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ यहां पर भी होगा, जैसे ही इसके अंदर वाटर जाएगा या कोई गैस जाएगी इसके अंदर तो यहां पर ये बाहर निकल नहीं पाएगी, तो ये स्ट्रेट होना चाहेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, यस और नो, यस और नो। ये जो इसका एंड है ये एंड सील्ड है, पानी बाहर निकलेगा नहीं, इसके अंदर से गैस बाहर निकलेगी नहीं, तो ये जो सी टाइप की थी ये ऐसे होना चाहेगी, स्ट्रेट, थोड़ा सा है ना, स्ट्रेट होना चाहेगी। एक बार एनिमेशन देखो, देखो जरा ध्यान से, देख पा रहे हो, यस देख पा रहे हो, ओके राइट। तो जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड जाएगा तो यहां से ये देखो, ओहो क्या हो गया, हाँ जी यहां पर देख सकते हो, जैसे इसके अंदर फ्लूइड एंटर करेगा तो ये एंड मूव कर रहा है, और जैसे ये एंड मूव करेगा तो आप ध्यान से देख पा रहे हो यहां पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, एक रॉड टाइप के आप देख रहे हो, इसको बोलेंगे हम एक लिंक लगा हुआ है। यहां पर एक आप देख रहे हैं येलो कलर का एक सेक्टर है, क्योंकि जब ये एंड मूव करेगा तो ये सेक्टर मूव करेगा। यहां पर एक गियर लगा हुआ है छोटा सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनियन, क्या बोलोगे, पिनियन। ये पिनियन क्या है, एक छोटा सा गियर है, तो ये गियर मूव करेगा। अब ये जो गियर जिस स्पेंडल पे लगा हुआ है, ऐसा कोई शाफ्ट टाइप की स्पेंडल है, जब ये देखो ये एंड मूव करेगा तो ये सेक्टर मूव करेगा, तो ये गियर मूव करेगा। अच्छा ये गियर मूव करेगा तो यहां पर आप देख रहे हैं एक एरो टाइप का, ये क्या लगा हुआ है, एक पॉइंटर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पाते हैं इस वाले डायग्राम में ये लगा हुआ है एरर, तो ये मूव करेगा, बोलो यस और नो। अब एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात मुझे सोच करके बताना कि भाई ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है ये कितना ज्यादा मूव करेगा। ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो एंड है इसका जो बटन ट्यूब है इसका जो एंड सील है, जितना ज्यादा स्ट्रेट होगा उतना ज्यादा ये मूव करेगा, उतना ज्यादा इसके अंदर प्रेशर होगा, बोलो यस और नो। क्योंकि ये मूव किसकी वजह से कर रहा है, प्रेशर की वजह से। अब देखो तो फाइनली बता देता हूं आपको मैं, यहां पर जो एक पाइपलाइन मैंने बताया था आपको, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका प्रेशर हमको मेजर करना है। ये प्रेशर किस बात पे डिपेंड, कितना प्रेशर होगा कि भाई जितना ये जो पॉइंट है जितना ज्यादा मूव करेगा इसका मतलब उतना ज्यादा प्रेशर है, वो हम पहले से कैलिब्रेट करके रखते हैं कि भाई अगर ये इतना मूव करेगा तो इतना प्रेशर होगा, इतना मूव करेगा तो इतना प्रेशर होगा। तो हमको ये जो चीज मूवमेंट हो रहा है इसको हमने इस पॉइंटर पे देखना है। स्केल लगा हुआ है यहाँ पे, देखो स्केल लगा हुआ है कि नहीं है, तो जैसे जैसे पॉइंटर मूव करेगा तो हम उसको रीड कर लेंगे। आपने देखा भी होगा प्रेशर गेज पे ये इस तरह से एक स्केल लगा रहता है। बात समझ में आई क्या आपको कि भाई हमको अल्टीमेटली प्रेशर मेजर करना है, तो प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कितना मूव कर रहा है ना, ये कितना मूव कर रहा है। जितना ज्यादा मूव करेगा पॉइंटर उतना ज्यादा मूव करेगा, तो जितना पॉइंटर मूव कर रहा है, पॉइंटर ज्यादा मूव कर रहा है इसका मतलब ज्यादा प्रेशर है। कि प्रेशर में और पॉइंटर जो मूव कर रहा है उसमें एक रिलेशन है। जैसे आपका थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर जो मरकरी, आप टेम्परेचर जब मेजर करते हो अपनी बॉडी का थर्मोमीटर से, तो थर्मोमीटर से क्या है कि भाई जितना बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना मरकरी का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जितना राइज हो रहा है, जितना हाइट बढ़ रही है मरकरी लेवल की टेम्परेचर में, और उस हाइट में एक रिलेशन होगा, तभी तो आपको पता लग पा रहा है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट आपकी बॉडी का टेम्परेचर है या कितना डिग्री सेल्सियस है। ऐसे यहां पर भी है कि जितना जितना ज्यादा ये मूव करेगा उसका मतलब प्रेशर उतना ज्यादा है, और आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है। तो आपको ये डायग्राम ना बना करके सिंपल सा ये डायग्राम बना देना। ये अंदर की कहानी है, और ये बाहर जो दिखता है आपको, आपने देखा है तो ये सिर्फ आपको ये दिखता है, पॉइंटर चलता हुआ दिखता है। जब आप अपनी व्हीकल्स के अंदर जो एयर का प्रेशर आप चेक कराते हो, तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। सी टाइप की एक बर्डन ट्यूब है ना, जहां से इस यहाँ पर प्रेशर, यहाँ से इसका फ्लूइड जो है एंटर करेगा, जिसकी वजह से ये पॉइंट जो है इसका जो सील्ड है ये मूव करेगा, है ना। तो ये सेक्टर लगा हुआ है, सेक्टर मूव करेगा। पॉइंटर यहाँ पर जो पिनियन है, छोटा सा गियर लगा हुआ है, ये मूव करेगा, तो ये पॉइंटर जो है मूव करेगा। जितना पॉइंटर ज्यादा मूव करेगा इसका मतलब उतना प्रेशर ज्यादा है, वो यहाँ पर लिखा रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक बार आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है
कि व्हेन द बर्डन ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू अप्लाइड प्रेशर देन इट डिफ्लेक्ट्स, मतलब यहां पर जब ये प्रेशर आएगा इसके अंदर तो ये डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ये मूव करेगी। दिस डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, कि ये जो जितना ज्यादा मूव करेगी, जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, उतना ज्यादा प्रेशर इसके अंदर होगा। सी टाइप बर्डन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग थिन वॉल सिलेंडर विच इज सील्ड एट वन एंड, मतलब ये जो सी टाइप की ट्यूब है एक लंबा सा एक सिलेंड्रिकल शेप में है ना, इसको क्या बना दिया हमने, एक सिलेंडर था, सिलेंडर को ऐसे बेंड करके एक सी टाइप की उसको शेप दे दी, ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया, इसको सील कर दिया है, लिखा हुआ है, जिसका एक एंड क्या होता है, सील होता है। अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज फिक्स्ड, दूसरा जो एंड है इसका, ये वाला एंड, इसको फिक्स कर दिया, एंड ओपन एट द एप्लीकेशन वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, और इसको फिक्स कर दो और वहां पर कर दो, वहां पर इसको फिक्स कर दो, है ना, ओपन करो वहां पे जहां पर हमको प्रेशर मेजर करना है। नेक्स्ट, टिप ऑफ ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ सेगमेंटल लीवर थ्रू अ एडजस्टेबल लिंक, तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका जो एक एंड है इसको हमने एक सेक्टर से यहां पे कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आगे कि दिस, यहां पर आप देखो, सेगमेंटल लीवर इज प्रोवाइडेड विद अ रैक विच मैशेस विद अ सुटेबल पिनियन, ये जो आपका सेक्टर यहां पे लगा हुआ है, ये एक पिनियन, यहां पर जो लिखा हुआ पिनियन, एक छोटा सा गियर है येलो कलर का, इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। आगे क्या बोल रहा है कि ये जो पिनियन है, छोटा सा गियर है, दिस पिनियन इज माउंटेड ऑन ए स्पेंडल, यहां पर एक छोटी सी शाफ्ट स्पेंडल लगा हुआ है, और इस स्पेंडल पे क्या लगा हुआ है, एक पॉइंटर लगा हुआ है, वही लिखा है कि दिस स्पेंडल होल्ड्स अ पॉइंटर, ये जो स्पेंडल है, यहां पे जो स्पेंडल लगा हुआ है, यहां पर एक पॉइंटर है, एंड रिजल्टिंग मूवमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ट्यूब कॉजेज द पॉइंटर टू मूव ओवर स्केल, मतलब ये जो पॉइंट, ये जो मूव करेगा ये वाला एंड इसका ट्यूब का, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर एक स्केल पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना, ऐसे ऐसे क्या करेगा, देखो ये हिल रहा है, मतलब ये जो इसका जो एंड है ये मूव करेगा, डिफ्लेक्ट होगा, तो ये पॉइंटर मूव करेगा और आप प्रेशर को मेजर कर पाओगे, ठीक है। इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां पे लिखे गए हैं, सिंपल है, आप पढ़ेंगे इसको याद हो जाएगा आपको इजीली, और इसके जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर, यूट्यूब और उसका टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, वहां पर आपको ये प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। कई यूनिट के मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, इसके भी अभी आपको 2-3 दिन में मिलने वाले हैं, ठीक है। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फाइनली आज हमारा ये जो लेक्चर नंबर 2 था काफी इंपॉर्टेंट था, कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, हमने इसमें देखा कि एरर क्या होती है, एरर कितने टाइप्स की होती है, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर में क्या डिफरेंस होता है, ऑलरेडी एकेटीयू एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन हमने देखा एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है, डायग्राम के साथ हमने समझने का प्रयास किया, 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। देन प्रेशर मेजरमेंट की हमने बात करी, प्रेशर मेजरमेंट के लिए बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन अपने सिलेबस में केवल 2 हैं, मैनोमीटर, मैनोमीटर में बहुत सारे मैनोमीटर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर डायग्राम की हेल्प से हमने समझा, एनिमेशन के हिसाब से हमने उसको समझा। दूसरा है हमारा बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ये भी 10 नंबर में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास फ्लो रेट को कैसे मेजर करें, और देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक हम ऐड करें। तो आप लोग जो भी आपका फीडबैक हुआ करे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चे सामने होते हैं, हमको पता लग जाता है, ऑनलाइन में क्या है कि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उन्हीं से हमको पता लगता है ना। जो भी आपका फीडबैक है, जहां भी लगता है कि आपको कि सर आप अपनी जो मेथोडोलॉजी है, पढ़ाने का जो तरीका है, यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, या जो कंटेंट मिल रहा है इसमें आप ऐसे और इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। तो जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा थोड़ा उसका पेड चार्जेस भी हैं, क्योंकि सिस्टम को भाई रन कराना है ना। डिजिटल बोर्ड है, बच्चों ने बोला कि सर डिजिटल बोर्ड लगवाओ, आज के टाइम में जो है कौन ऐसे पढ़ाता है, क्वालिटी को मेंटेन करना था, तो बच्चों ने कहा हमने डिजिटल बोर्ड लगाया, और भी बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा चार्ज है, बहुत ज़्यादा प्राइस उसके भी नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर सारे कोर्सेज चल ही रहे हैं हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर के। बाकी ये जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके नोट्स भी हम हर जगह आपको पोस्ट करते रहते हैं। बाकी आप लोग जो भी फीडबैक देंगे, जो भी आपके कमेंट्स आएंगे, हम उनको एक एक कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, और आप लोगों का जो भी सुझाव होंगे, जो भी आपका फीडबैक होगा, आपका वैल्यूबल फीडबैक है, उसको हम डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करेंगे। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को लेकर के आप छोटे से छोटा पॉइंट के सर आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो हम डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने के लिए हम रेडी रहते हैं हमेशा।
ठीक है, चलिए आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।